अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन यस शेयर, मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट दिन जो कंप्लीट किया दैट इज लॉगरिदम, उसका हम लोगों ने नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस था और इसके अलावा जो हमारा एडिशनल था वो कंप्लीट किया है। आज हम लोग नए एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बेसिकली ये वाला चीज सभी ने कभी ना कभी किया है, ठीक है। वो भी देखो बचपन में, जैसे मान लो तुम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट तो सुना ही होगा, इंटरेस्ट का सम्स, जैसे हम लोगों ने पैसा उधार लिया, ठीक है, उधार लेने पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, ऐसा सम्स सभी ने किया है। लेकिन आज हम लोग पूरे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। और चैप्टर का नाम क्या रखा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम के साथ साथ मनी के वैल्यूएशन में क्या चेंजेस होता है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा अगर बात कहे कि आज अगर हमें कोई भी चीज मान लो, जैसे मेरे सामने मुझे दिख रहा है जैसे एक बैटरी है, ठीक है, एक पेंसिल बैटरी मुझे दिख रहा है, मेरे सामने रखा हुआ है। इसका अभी प्राइस है 15 रुपया, ठीक है। एक पेंसिल बैटरी का प्राइस एवरीडे का है, ठीक है, तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 15 रुपए। लेकिन पहले ये वाला बैटरी ही कभी मिलता था 10 रुपए में, ठीक है, कभी ये 10 रुपए में मिलता था। तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम के साथ साथ मनी का क्या चेंजेस, मतलब वही एवरीडे वाला ही बैटरी हम लोगों ने खरीदा है, सेम चीज था, लेकिन इसमें प्राइस का चेंजेस आ गया है। पहले ये 10 रुपए में मिलता था, अब 15 रुपए में मिल रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ मनी के वैल्यूएशन में चेंजेस आ रहा है, बट क्यों, वही हम लोग आज यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा तो देखो, नया चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो, नॉर्मली हम लोग जो मनी अर्न करते हैं, सबसे पहले मनी अर्न करने का बेसिक नीड्स क्या होता है कि हमारे पास एक घर हो, खाना हो, कपड़ा हो, ठीक है, फिर उसके बाद एडुकेशन हो और उसके बाद एंटरटेनमेंट। वही लिखा है देखो, पीपल अर्न मनी फॉर स्पेंडिंग इट ऑन हाउसिंग, मतलब एक घर होना चाहिए, सभी को अपना एक घर चाहिए होता है, डेली का खाना पीना होना चाहिए, जो भी ये बेसिक नीड है, घर, कपड़ा, मकान, ये सब बेसिक नीड है, क्लोथिंग होना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए एडुकेशन, ठीक है, ये भी बेसिक नीड में ही आता है, ये भी आजकल हमें चाहिए। लेकिन पहले ऑब्वियसली खाना पीना कपड़ा चाहिए, अगर वो पूरा पूरी होगा तभी ना हम लोग एडुकेशन ले पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं ले पाएंगे। दैट्स वाई तो इंडिया में एडुकेशन इतना कम हो रहा है, क्योंकि सबके पास यही अवेलेबिलिटी इतना कम हो जाता है कि हम लोग एडुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए एडुकेशन के लिए भी हम लोग खर्चा करना चाहेंगे, ठीक है, इसके लिए हमें इनकम करना पड़ता है। एंटरटेनमेंट आफ्टर दैट आता है, अगर किसी के पास हो तो वो एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग खर्चा करते हैं। समटाइम्स एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैव आल्सो टू बी मेट विद, लेकिन इसके बाद भी, ये सब तो नॉर्मल सा बात है, ये सब के बाद भी हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। जैसे कि देखो, घर पे किसी का शादी है, ठीक है, देयर माइट बी मैरिज इन द फैमिली, वन में वांट टू बाई हाउस, हो सकता है कोई घर खरीदना चाहता है, या फिर मान लो शादी है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। मैम अभी मैं क्लास से घर जा रहा हूँ, तो बोल रहा था कि थोड़ा समय लगेगा मेरे को। अच्छा ठीक है, ठीक है वैसे मैं ज्वाइन ही रहता हूँ, क्लास हाँ ठीक स्टार्ट है, कर। हाँ ठीक है, तुम ज्वाइन रखो, जो वाला छूटेगा वो मिल जाएगा, ठीक है, फिर रिलेट कर पाओगे। ठीक ओके है, मैम, ओके। ठीक है। यहाँ पे अभी क्लास चल रहा था मैम, तो क्लास से घर जा रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, आराम से जाओ, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन रहो, मतलब फिर सुनना स्टार्ट कर देना। ओके तो देखो, तो जैसे हम कह रहे थे कि नॉर्मली क्या होता है, हमें घर, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इसके अलावा भी कभी कभी पैसे का जरूरत होता है। जैसे मान लो घर पे शादी है किसी का, या फिर किसी को और एक घर खरीदना है। सबके पास तो अपना घर होता नहीं है, बहुत जन के पास रेंट का घर होता है, तो अपना घर खरीदना है, या फिर एक्स्ट्रा है और भी खरीदना है। वन में वन टू स्टेप सॉरी सेटअप हिज
और हर बिजनेस या फिर अगर किसी को बिजनेस बनाना है तो भी कैपिटल चाहिए. वन में वांट टू बाई ए कार एंड सो ऑन. या फिर किसी को गाड़ी खरीदना है या फिर कुछ और भी हो सकता है. सम पीपल कैन मैनेज टू पुट असाइड सम मनी फॉर सच एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. मतलब कुछ खर्चा हमें पता होता है कि होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड. कुछ खर्चा लाइफ में ऐसा होता है हमें नहीं पता है कि अचानक से हो जाएगा. जैसे अगर कुछ थोड़ा नेगेटिव में जाए तो मान लो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो तो हमें पता नहीं होता है, तो डॉक्टर का अचानक से खर्चा आ गया. या फिर मान लो कुछ अच्छा बात हो, तो जैसे किसी को गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, घर पे शादी है, तो ये सब जो अचानक से जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका इनकम इतना अच्छा होता है कि उनके पास वो सब चीज के लिए पैसा हटाया हुआ होता है, दैट इज पुट असाइड सम मनी फॉर सच एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको भी वो खर्चा करना पड़ेगा. अब शादी के लिए खर्चा हो जाएगा, ठीक है, अगर एक कार का जरूरत है तो खरीदना पड़ेगा. हो सकता है तुम्हारे पास पैसा है, तुम कैश देके खरीद रहे हो, लेकिन किसी के पास नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास आज के दिन पे क्या ऑप्शन है कि अगर कार चाहिए बट पैसा नहीं है, फिर भी वो खरीद सकता है. कैसे खरीद सकता है? अभी सब चीज किस में मिल रहा है, हर चीज के लिए क्या फैसिलिटी मिल रहा है हम लोगों को बताओ. अगर कुछ भी खरीदना हो तो हम लोग किस तरह से खरीद सकते हैं? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट नहीं, उसे बोलते ईएमआई पे. ईएमआई मीन्स लोन, ठीक है. मतलब एक्चुअल चीज क्या बोलेंगे, लोन पे खरीद रहे हैं. ईएमआई और इंटरेस्ट अलग चीज हो गया ना, दो सब बताएंगे. ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. मतलब जो इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे, इक्वेटेड मतलब हर महीने मतलब एक ही तरह का अमाउंट. जैसे मान लो 10,000 10,000 10,000 करके हमें पे करना है, दैट इज इंस्टॉलमेंट हो गया. इंटरेस्ट क्या होगा वो भी हम बताएंगे आगे. तो बेसिकली हम लोग चाहे, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग कोई भी चीज आज के डेट पे लोन पे खरीद सकते हैं. अब लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है और इंस्टॉलमेंट भी होता है. इंस्टॉलमेंट परचेज एक होता है, उस तरह से भी हम लोग खरीद सकते हैं. बट मोस्ट पीपल हैव टू बोरो मनी. ज्यादा से ज्यादा लोग को पैसा बोरो ही करना पड़ता है, ठीक है. मैक्सिमम लोगों के पास वो ज्यादा लोग इंडिया में या फिर हर जगह पे मानो उतना रीच नहीं है कि अपने जरूरत का चीज, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा है, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड भी हो, तो सबके पास उतना पैसा अगर नहीं होगा फिर भी खरीद सकते हैं. दैट इज बाय बोरोइंग मनी फॉर सच कंटिंजेंसीज. अब कंटिंजेंसीज क्या होता है, तुम लोग लॉ में भी तो पढ़े हो. कंटिंजेंसीज का मतलब क्या होता है? जो हमें पहले से पता नहीं है, अचानक से जो चीज हो जाता है, दैट इज कंटिंजेंसी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. फ्रॉम वेयर दे कैन बोरो मनी. बट कहाँ से पैसा बोरो करें? देखो, पैसा कहाँ से बोरो करना है. अगर मान लो बचपन में जब कभी भी मान लो आइसक्रीम खाने का मन हुआ, हाथ में पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते? अगर मतलब फ्रेंड खड़ा है पास में तो हम लोग पूछ सकते थे, भाई तुम्हारे पास है क्या, चलो दोनों मिलके खाते हैं, तुम्हें बाद में दे देंगे. ये हम लोग फ्रेंड से ले सकते थे. बचपन में सब कोई बोरो किए हो कभी ना कभी, किसी ना किसी रीजन से. अगर आइसक्रीम की वजह से नहीं किए हो तो कोई मतलब जरूरत की वजह से भी कर सकते हो. तो ऐसे हम लोग बोरो करते थे, ठीक है. तो फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, या फिर अभी तो फ्रेंड वाला बात नहीं है, अभी हमें कहाँ से बोरो करने का कंसेप्ट सीखना है, दैट इज मनी लेंडर. मनी लेंडर मतलब जो जिसे बोलते हैं सेठ जी लोग होते थे ना, वो लोग मनी लेंड करते थे, ठीक है, वो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट में. और या फिर अभी हम लोग अगर बोले तो बैंक से, ठीक है, बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से. तो देखो, मनी कैन बी बोरो फ्रॉम फ्रेंड, हम लोग दोस्त से भी पैसा उधार ले सकते हैं. कोई मनी लेंडर मतलब जो पैसा उधार देने का ही काम करता है, उन लोगों से ले सकते हैं, या फिर बैंक से ले सकते हैं. इफ यू कैन अरेंज अ लोन फ्रॉम योर फ्रेंड, इट माइट बी इंटरेस्ट फ्री. आइसक्रीम खाने का पैसा लेते तो दूसरे दिन थोड़ी, मान लो एक 30 रुपीज का आइसक्रीम खाए तो दूसरे दिन उसे थोड़ी ना तुम्हें 35 रुपीज देना है, 30 रुपीज ही देना है, ठीक है. दूसरे दिन दो या 5 दिन बाद दो, ठीक है. फ्रेंड कभी भी नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लेता है, अगर लेता है तो वो फ्रेंड कैसा हुआ, ठीक है. फ्रेंड इट माइट बी इंटरेस्ट फ्री, बट इफ यू बोरो मनी फ्रॉम लेंडर्स और बैंक, यू विल हैव टू पे सम चार्ज पीरियोडिकली फॉर यूजिंग मनी और मनी लेंडर्स और बैंक. मतलब अगर हम लोग दोस्त को छोड़ के कोई मनी लेंडर, मतलब जिसका पैसा, मतलब जिसका काम ही है पैसा उधार देना, या फिर बैंक. बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम मेनली, बैंक को इसीलिए बनाया गया था पैसा उधार देने के लिए, ठीक है. बैंक पैसा उधार देता है, बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट रखता है, बैंक बहुत तरह से काम करता है, ठीक है. तो वही चीज बता रहा है कि अगर हम लोग बैंक या फिर किसी मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो उन्हें कुछ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट. दिस चार्ज इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है. तो ये देखो बोल रहा है, हैव टू पे सम चार्ज पीरियोडिकली. जैसे एक मंथली इंस्टॉलमेंट हो, इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर मान लो ईयरली इंटरेस्ट हो सकता है. इस तरह से, जिस तरह से भी होगा, पीरियोडिकली समथिंग एक पीरियड के हिसाब से हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है. ये जो चार्ज हमें देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट,
ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है लेट अस टेक अनदर व्यू, पीपल अर्न मनी फॉर satisfying their various need as discussed above. After satisfying those needs, some people may have some savings. People may invest their saving in debenture or lend to other person or simply deposit into the bank. In this way they can earn interest on their investment. मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमें अगर पैसे का जरूरत होता है, जितना हमारा इनकम है उससे ज्यादा किसी पर्पस के लिए, तो हम लोग फ्रेंड से या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं, और लोन यानी बोरो करना, बोरो कर सकते हैं मनी, उसके बदले हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करके रख सकते हैं, मतलब मेरा जितना जरूरत है उससे ज्यादा मेरा पैसा आ रहा है तो हम सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट ओपन करके वहां पैसा रख सकते हैं इसके बदले, या फिर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके बदले बैंक मुझे क्या देगा, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। जब हम अपना पैसा कहीं पर लगा रहे हैं, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया सपोज 1 लाख, और इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो मुझे बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जब मैंने बैंक से 1 लाख रुपीज उधार लिया तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हमें देना भी पड़ सकता है, इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है, डिपेंड कर रहा है हम लोगों ने क्या किया। अगर हम लोगों ने बैंक में जाके लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, हमने उसे डिपॉजिट करवा दिया बैंक पे, तो बैंक हमें सिंपल उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देगा। और जब हम लोग पैसा उधार लेते हैं दैट इज कॉल्ड बोरोइंग, और जब हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर कहीं और लगाते हैं उस पैसे को, जैसे कि यहाँ पर एक बात आया था दैट इज डिवेंचर। अब डिवेंचर का मतलब क्या होता है, सुनो, डिवेंचर का मतलब ये होता है जब कंपनी को भी तो लोन का जरूरत होता है, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन को लोन का जरूरत होता है उसी तरह से कंपनी को भी लोन का जरूरत होता है। तो कंपनी लोन लेने के लिए, लोन यानी बोरो, पैसा बोरो करने के लिए कहाँ जा सकती है, वो भी बैंक के पास जा सकती है, बट कंपनी कभी कभी बैंक के पास ना जाके पब्लिक से बोलती है कि मुझे अगर तुम लोग पैसा दोगे तो हम तुम्हें एक मंथली या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, ठीक है, मतलब 6 महीना में एक बार, 4 महीने में एक बार, मतलब हर महीना एक बार, किसी भी एक एग्रीमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग आप लोग को इंटरेस्ट दे देंगे, ऐसे कंपनी बोलेगी, ठीक है। तो कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। अब इसका रीजन यही होता है कि बैंक इंटरेस्ट जो लेगा उससे पब्लिक इंटरेस्ट कम लेगी, ठीक है, मतलब जब कंपनी पब्लिक से लोन मांगेगी, अगर बैंक फॉर एग्जांपल अगर बैंक इंटरेस्ट बोल रहा है कंपनी को 10%, वहीं पब्लिक को कितना देने से ही काम हो जाएगा, कम, ठीक है, 8%। अब पब्लिक क्यों कम 8% पैसा से मान जाएगी, इसीलिए क्योंकि पब्लिक अगर वो पैसा बैंक में लगाती है तो बैंक उसे कम पैसा देगा, क्योंकि तुम लोग अगर कभी भी बैंक में जाओगे तो देखना एफडी, मतलब अगर तुम बैंक में पैसा रखोगे, तुम लोग फिक्स डिपॉजिट करोगे या फिर सेविंग्स में बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर लोन लेने जाओगे तो वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, जहां पर उन लोगों का इंटरेस्ट देने का रेट बहुत ही कम है, लोन का इंटरेस्ट उस मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो पब्लिक को भी फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। कंपनी को ये फायदा है कि कंपनी अगर बैंक से लोन लेगी उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जहां की पब्लिक को कम इंटरेस्ट देने से ही काम हो जाएगा। और पब्लिक बैंक में पैसा नहीं रख के क्यों कंपनी में पैसा लगाएगी, क्योंकि बैंक में अगर वो पैसा रखेगी तो उसे जितना इंटरेस्ट मिलेगा उस मुकाबले वो अगर डिवेंचर में पैसा लगाएगी यानी कंपनी में पैसा लगाएगी तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए दोनों का काम बनता है, इसीलिए कंपनी क्या कर सकती है, इंटरेस्ट बैंक के अलावा वो पब्लिक से मान सकती है, दैट इज डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर और लेन टू अदर पर्सन और सिंपली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर में अपना पैसा लगा सकते हैं, किसी और दूसरे मतलब पर्सन को उधार दे सकते हैं, या फिर सिंपल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इन दिस वे दे कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह से हम लोग अपना पैसा जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टर्म इंटरेस्ट। अभी अभी तुम लोग इंटरेस्ट का ही बात कर रहे थे ना, तो बहुत लोगों को पता है कि इंटरेस्ट बोल के एक टर्म होता है। इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज देयर प्राइस पेड बाय ए बोरोअर फॉर द यूज ऑफ ए लेंडर्स मनी। अब ये इंटरेस्ट है क्या, इसे एक लैंग्वेज में क्या बोला गया है, बोल रहे कि दूसरे का पैसा जब हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे बैंक से 1 लाख रुपीज लोन लिए यानी बोरो किए, तो बैंक का पैसा है, हमारा तो है नहीं, तो बैंक का पैसा
हम लोग ले रहे हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो सिंपल सा बात है, जैसे अगर रेंट पे कहीं पर रहोगे तो दूसरे का घर यूज कर रहे हो, तो दूसरा तुम्हें ऐसे ही क्यों घर यूज करने दे, उसके बदले वो तुमसे क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है। सिंपल वैसे ही अगर हम लोग बैंक से पैसा लेंगे तो दूसरे का पैसा यूज कर रहे तो उसके बदले उसको तो कुछ देना पड़ेगा, तो जो देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और बैंक में जब हम लोग एफडी करते हैं तो बैंक हमें क्यों पैसा देता है, क्योंकि हमारा पैसा बैंक यूज कर रहा है। बैंक में हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना वो बैंक कहीं और इन्वेस्ट कर देता है और वो खुद कमाता है। अगर मान लो मैंने बैंक में 1 लाख रखा है तो बैंक वो 1 लाख कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, वहां से अगर बैंक को 10% मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर सपोज 3% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो वही मतलब बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट क्यों आता है, जब हम लोग किसी और के पैसे को यूज करते हैं तो उसके बदले हमें एक चार्ज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वी विल नो मोर अबाउट इंटरेस्ट एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, आगे जाके हमें और भी इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, क्यों हम लोग इंटरेस्ट पे करें। एक तो मैंने रीजन बताया कि अगर हम लोग किसी और का चीज यूज करते हैं तो हमें उसके बदले में तो कुछ देना ही पड़ता है, ये एक पॉइंट वहां पर बताया था जो कि एक नॉर्मल पॉइंट है। इसके अलावा जो लॉजिकल पॉइंट्स है वो देखो क्या है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि चैप्टर का ही नाम था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, दैट द वैल्यू ऑफ ए यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मतलब हर टाइम पीरियड में वैल्यू ऑफ मनी चेंज होते जाता है। जैसे अगर घर पे जैसे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर होंगे तो उन्हें पूछने से पता चलेगा, वो लोग बोलेंगे कि तुम लोग का तो 500-700 रुपया में भी काम नहीं बनता है, हमारा तो 5 रुपए में ही काम बन जाता था। ठीक है, तो वही होता है कि टाइम के साथ साथ हमारा जो मतलब मनी का जो वैल्यू है वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, जैसे देखो द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। मतलब अगर मान लो आज मुझे कोई दे रहा है 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे कोई 5,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, यही 5,000 रुपए अगर हम आज ना लेके 2 साल बाद लेंगे तो आज अगर इस 5,000 से मुझे जो भी खरीदना था, सपोज मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, 5,000 से मुझे एक मोबाइल खरीदना है, तो अगर हम ये 5,000 रुपए का जो मोबाइल देख के रखे खरीदने के लिए, वो अगर आज ना खरीद के सेम मोबाइल अगर 2 साल बाद खरीदना चाहेंगे, आफ्टर 2 ईयर खरीदना चाहेंगे, तो मुझे इसमें और भी पैसा एडिशन करना पड़ेगा, वही मोबाइल का वैल्यू बढ़ सकता है। ठीक है, वही मोबाइल का वैल्यू बढ़ सकता है, तो वो 5,000 में मुझे नहीं भी मिल सकता है। तो वही बोल रहा है, देखो द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। मतलब आज जो चीज का वैल्यू 5,000 है, फ्यूचर में उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, in other words the person worth of money received after some time will be less than money received today. in other words मतलब अगर अलग तरीके से बोले, the present worth of money received after some time, आज जो 5,000 अभी मुझे जो मिलेगा वो अगर मुझे 2 साल बाद मिले तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। since a money received today has more value, rational investor would prefer current receipt to future receipt. if they postpone their receipts they will certainly charge some money, that is interest. मतलब since a money received today, अगर आज ही पैसा मिल रहा है, has more value, उसका ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मोबाइल का बात छोड़ के, अगर मान लो मैंने किसी को उधार दिया है 5,000 रुपए और मैंने कहा कि तुम अगर मुझे 6 महीने में लौटा दो तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि हम 2 साल बाद लौटाएंगे, तो 2 साल बाद भी क्या 5,000 का वैल्यू 5,000 ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, तब हम तो चाहेंगे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा। अगर मान लो मैंने किसी फ्रेंड को उधार दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 5,000 उधार दिया है, तो ये 5,000 मान लो 6-7 महीने के लिए मैंने कुछ नहीं बोला फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मुझे कोई 2 साल बाद वो पैसा रिटर्न करना चाहेगा तो क्या थोड़ी ना कोई 5,000 लेगा, उससे तो फिर ज्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस चीज का वैल्यू 5,000 है, कल उस चीज का वैल्यू तो 5,000 रहेगा नहीं। हम 5,000 में वो वाला चीज तो खरीद नहीं पाएंगे। तो वही बोल रहा है, जो रैशनल इन्वेस्टर होते हैं, रैशनल मतलब जो लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें पता है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चक्कर क्या है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सिंस ए मनी रिसीव टुडे हैज मोर वैल्यू, आज जो पैसा मिलेगा उसका वैल्यू ज्यादा है, अगर वही पैसा हम लोग फ्यूचर में रिसिप्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। सेम अमाउंट, अगर सेम अमाउंट हम फ्यूचर में रिसिप्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इफ दे पोस्टपोन देयर रिसिप्ट, अगर बाई चांस वो लोग मान जाते हैं कि अभी नहीं मुझे बाद में पैसा मिलेगा, तो दे विल सर्टेनली चार्ज सम मनी, दैट इज इंटरेस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें एडिशन लगा देते हैं। जैसे 2 साल बाद अगर हम पैसा लेंगे तो हम बोल रहे हैं कि हम 5,000 नहीं लेंगे, हम 7,000 लेंगे फॉर एग्जाम्पल।
तो इसका मतलब आज जो चीज का वैल्यू 5,000 है, 2 साल बाद सेम वही चीज को खरीदने के लिए मुझे 7,000 पे करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने अपने एक लॉजिक से उसे बताया कि मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए 2 साल बाद के लिए, मुझे 2,000 इंटरेस्ट चाहिए, यानी पर ईयर 1,000 रुपीज करके मैंने इंटरेस्ट लगा लिया। तो इस तरह से अपने हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। वो अपने हिसाब से नहीं, एक्चुअली मार्केट होता है तो इंटरेस्ट इसी तरह से लगाया जाता है। एक रीजन होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, क्योंकि आज जो चीज हम लोग जितने में भी खरीद, जैसे मान लो ना तुम लोग पेन खरीद रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो, आज जो कॉपी मान लो 50 रुपीज में खरीद रहे हो, 1 साल बाद देखो हो सकता है वो 55 हो गया, लेकिन कॉपी तो वही मिल रहा है, थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें दिया जा रहा है, नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, वो तो टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रहा है मनी का। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, देखो, द लेंडर हैज अ चॉइस बिटवीन यूजिंग हिज मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। अब जो लेंडर है, मतलब जो उधार देगा, उसके पास बहुत सारा चॉइस होता है कि वो अपने पैसे को कहाँ लगाए। किसी फ्रेंड को उधार दे, बैंक में डिपॉजिट करे, कोई शेयर खरीद ले, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, या फिर डिवेंचर में इन्वेस्ट करे। उसके पास बहुत सारा जो डोर ओपन है, उसके पास बहुत सारा वे है। If he chooses one, he forgoes the return from all other। अगर हम अपना पैसा बैंक में नहीं लगा के कंपनी के मान लो शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, डिवेंचर के जगह शेयर भी होता है कंपनी का, तो मैंने डिवेंचर का ऑप्शन गवा दिया, मैंने डिवेंचर में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर उस पे करते तो उससे कुछ रिटर्न आता, मैंने बैंक में नहीं रखा तो उससे भी कुछ रिटर्न आ सकता था, मैंने किसी को उधार नहीं दिया उससे भी कुछ रिटर्न आ सकता था। तो मैंने बाकी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, ठीक है। In other words, lending incurs an opportunity cost due to possible alternative uses of the lent money, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि जब हम लोग, हमारे पास बहुत सारा डोर ओपन है, लेकिन हम लोग कोई भी एक वे चूज कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा पैसा है तो दो, कुछ ना कुछ तो लूज करना ही पड़ेगा, सारे चीज पे लगा सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता। इन अदर वर्ड्स, लेंडिंग इनकर्स, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं पर भी वो पैसा लगाते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलता है। इसीलिए अगर हम लोग डिवेंचर में पैसा लगाएंगे तो कंपनी हमें इंटरेस्ट देगी, शेयर पे पैसा लगाएंगे तो कंपनी हमें डिविडेंड देगी। तो इस तरह से हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी दिया जाता है, कि अगर हम लोग वो पैसा खुद यूज करते, ठीक है, हम लोगों ने बाकी जगह पे सैक्रिफाइस करके कोई एक पर्टिकुलर जगह चूज किया उसे अप्लाई करने के लिए, तो बाकी जो जगह हम लोगों ने यूज नहीं किया उस पे हमारा जो लॉस हुआ उसके लिए भी हमें इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमीज जनरली एग्जिबिट इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई हर जगह पे है, ठीक है, नॉर्मली इन्फ्लेशन ही दिखता है हर जगह। इन्फ्लेशन इज अ फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन का मतलब वो जो हम लोग बोलते हैं बाबा इतना दाम हो गया, 2 दिन पहले तो ये वाला चीज 100 रुपए में मिल रहा था, आज 110 में मिल रहा है, वही फॉल इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मतलब मनी का पावर जो है वो कम होते जा रहा है। सेम चीज 100 में मिल रहा था, अब 110 में, पावर कम हो गया उसका, ठीक है, मतलब 100 से जो मिल रहा था वो अभी 110 से मिलेगा, तो पावर कम हो गया। ड्यू टू इन्फ्लेशन ए गिवन अमाउंट ऑफ मनी बाइज फ्यूअर गुड्स इन द फ्यूचर देन इट विल नाउ। मतलब इन्फ्लेशन के वजह से आज 100 रुपए में जितना किलो मान लो आलू ला सकते हो, फ्यूचर में उससे कम हो सकता है, ठीक है। वैसे आलू जो है वो उसका मार्केट प्राइस कम बेसी होते रहता है। मान लो 100 रुपए में जितना सारा तुम लोग चॉकलेट ला सकते हो, कल उससे कम लाओगे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है। द बोरोअर नीड्स टू कंपेंसेट द लेंडर फॉर दिस, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के लिए भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया हुआ है कि इन्फ्लेशन तो चल रहा है ना, तो फिर अगर आज हम 100 रुपया किसी को उधार दे रहे हैं तो 1 साल बाद 100 रुपया थोड़ी ना मिलेगा, उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया हुआ है। Liquidity preference. People prefer to have their resources available in a form that can immediately be converted into cash rather than a form that takes time or money to realize. अब ये इंटरेस्ट जो है इसमें पैसे का ही बात क्यों आया? इंटरेस्ट की जगह कुछ और भी चीज तो हम लोग दे सकते थे, मतलब इंटरेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ कैश की जगह कुछ और भी तो हम लोग रिटर्न में दे सकते थे, लेकिन सबको पैसा चाहिए, ठीक है। कोई आज ये नहीं बोलता है कि मुझे पैसे की जगह कुछ और दे दीजिए, क्योंकि पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि पैसे से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, सबको लिक्विड फॉर्म में कैसा पैसा चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो जो चीज इमीडिएटली कैश में ट्रांसफर हो सकता है सबको उसी में इंटरेस्ट है, इसीलिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए इंटरेस्ट में मनी को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कि इंटरेस्ट हमेशा इन द फॉर्म ऑफ मनी ही हमें देना चाहिए, देना पड़ेगा, ठीक है।
रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर भी होता है, जैसे मान लो नॉर्मली इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो बैंक कोलैप्स हो जाएगा ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन मान लो कंपनी के जो डिवेंचर में पैसा लगा रहे, बाई चांस कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो गया, कंपनी के केस में लिक्विडेट लैंग्वेज यूज होता है, मतलब बंद हो जा रहा है, तो कंपनी अगर बंद हो जा रहा है तो हमने कंपनी पे जो पैसा लगाया हो सकता है वो डूब जाए, कंपनी हमें रिटर्न नहीं दे पा रही, तो एक रिस्क फैक्टर तो रहता है ना कि अगर हम लोग कहीं और पैसा लगा रहे तो एक रिस्क फैक्टर है। तो ये जो रिस्क है उसकी वजह से भी क्या होता है, इंटरेस्ट, हम लोग इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाते हैं। तो वाई इंटरेस्ट इज पेड, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था क्यों इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया हुआ है, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रिस्क फैक्टर, इस सारे वजह से हमारा इंटरेस्ट का कंसेप्ट आया हुआ है। अब डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सम अदर रिलेटेड टर्म्स, तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी और का पैसा यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ यू बोरो और लेंड, मतलब हम लोग किसी से उधार ले सकते हैं या फिर किसी को दे भी सकते हैं, सम मनी फ्रॉम और टू, इसीलिए दिया हुआ है, किसी से पैसा लेने से या फिर देने से, फ्रॉम और टू होगा। ए पर्सन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड यू वुड पे मोर मनी, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जितना उधार लिए है उससे ज्यादा कुछ देना पड़ेगा, तो देन यू इनिशियल बोरोइंग और लेंडिंग, ठीक है, जो हम लोगों ने इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जितना पैसा उधार लिया उससे कुछ ज्यादा या कम ही हमें पे करना पड़ेगा, दिस एक्सेस मनी पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है, जो एक्सेस पैसा हम लोग पे करेंगे उसे इंटरेस्ट बोलेंगे। जैसे देखो हम लोगों ने बोरो किया 50,000 फॉर ए ईयर एंड यू पे 55,000 आफ्टर 1 ईयर, हम और ये ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ रहे, हम बोरो का एग्जांपल ही दे रहे हैं। अगर मैंने किसी से 50,000 उधार लिया है और मैंने उसे एक साल बाद अगर 50 के बदले 55,000 वापस किया, इसका मतलब मैंने 5,000 उसे इंटरेस्ट भरा है। अब इंटरेस्ट क्यों भरा है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, क्योंकि उसे अगर 50 के बदले एक साल बाद 50 ही देंगे तो उसका क्या बेनिफिट, उसका तो पूरा लॉस हो जाएगा। परचेसिंग पावर, मनी का परचेसिंग पावर के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हो सकता है वो मुझे पैसा उधार ना देके कहीं और लगा सकता था, लेकिन उसने मुझे पैसा उधार दिया तो उसने बाकी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, इसी वजह से मुझे उसे इंटरेस्ट देना पड़ा। तो या फिर उसने रिस्क लिया, अगर हम बैंकरप्ट हो जाते, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अगर हम इंसॉल्वेंट हो जाते तो फिर उसे ये 50,000 का 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो इसके वजह से उसने रिस्क लिया मुझे पैसा उधार देने का, इस वजह से उसने मेरे पास से 5,000 ज्यादा लिया। तो ये सारा पॉइंट को हम टैली करना चाह रहे हैं, जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क फैक्टर एंड, और 2 पॉइंट था दैट इज इन्फ्लेशन तो होता ही है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो मेन पैसा मैंने उधार लिया है, जैसे कि मेरे इस एग्जांपल में यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, अगर मैंने 50,000 उधार लिया, दैट इज द प्रिंसिपल, मतलब इनिशियल वैल्यू या फिर उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल, इसे प्रिंसिपल भी बोला जाता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही प्रिंसिपल है। सपोज यू बोरो 50,000 फ्रॉम ए पर्सन फॉर 1 ईयर, 50,000 इज द एग्जाम्पल, इज द एग्जाम्पल ऑफ होगा, एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का एग्जाम्पल हो गया। टेक अनदर एग्जाम्पल बोला है, सपोज यू डिपॉजिट 20,000 इन योर बैंक अकाउंट, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 20,000 मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर ए defined length of time for use of principal generally on yearly basis is known to as the rate of interest। अब देखो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंटरेस्ट हमेशा हम लोग जो पैसा है वो कितना दिन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जैसे हम लोग रेंट कितने दिन का ले रहे हैं, नॉर्मली 11 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है, तो उसी तरह से जितना दिन हम लोग उसे यूज करेंगे उसी बेसिस पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे होता है कि कितने दिन हम लोग वो पैसा यूज कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और हम लोग हमेशा इंटरेस्ट को एज ए परसेंटेज डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लो 10%, इसका मतलब हो गया 100 रुपीज अगर हम लोग किसी से बोरो कर रहे हैं तो मुझे उसे 110 लौटाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट है 10%, 10 यानी 10/100, 10% इंटरेस्ट का मतलब हो गया अगर 100 रुपीज हम लोग ले रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल या फिर इनिशियल, ठीक है, तो मुझे 10 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपीज पे और 10 रुपीज यानी 110, अगर 10% इंटरेस्ट पर एनम है तो।
और यहाँ पर अलग एग्जांपल लिया, सपोज यू हैव इन्वेस्ट 20,000 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% बोला है, तो फिर एक साल के लिए 20,000 इंटू 5% यानी कितना हो जाएगा, देखो 20,000 इंटू 5%, चेक करते हैं, 1000 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 5% का मतलब है वो यहाँ पर बता के रखा है, ₹5 एज इंटरेस्ट एवरी ईयर, ₹100 फॉर प्रिंसिपल अमाउंट इन ईयर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए और उस पे हमें इंटरेस्ट देना है ₹5, और यहाँ पर बता भी दिया है P.A मतलब पर एनम, मतलब एनम मतलब ईयरली, ठीक है, हर साल, तो हर जगह पे P.A लिखा हुआ रहेगा तो हमें वो समझना पड़ेगा कि पर एनम क्या होता है। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया ना, अगर मैंने किसी से 100 रुपया लिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट, तो मुझे उसे 110 लौटाना पड़ेगा, दैट इज द एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड या फिर बैलेंस बोला जाता है, एक्यूमुलेट करना मतलब एडेड करना, तो एक्यूमुलेटेड मतलब फाइनल वैल्यू। Accumulated amount is the final value of an investment. It is the sum total of principal and interest. तो ये principal, मैंने 100 रुपए उधार लिए थे, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा 10% करके, ₹10। सपोज योर डिपॉजिट 50,000 इन योर बैंक फॉर 1 ईयर, अगर मैंने एक साल के लिए 50,000 डिपॉजिट किया है विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, तो एक मिनट कहाँ चला गया, you would earn interest of 2,500 after 1 year, ठीक है, तो 2,500 after 1 year हमें देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 पे 5% लगाओ, 50,000 into 5% तो 2,500 हो रहा है। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंटरेस्ट विल बी इलस्ट्रेटेड लेटर, यहाँ पर मेथड बता के रखा है, आफ्टर 1 year you will get 52,500, ठीक है, तो 52,500 हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बोला गया है यानी मुझे मिलेगा रिटर्न, ठीक है, 52,500 मुझे रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमें दो चीज पढ़ना पड़ेगा, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले हम दोनों का डिफरेंस दिखाते हैं कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड, लेकिन आज हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पर 100 रुपीज जो एग्जाम्पल लिया था, ₹100 मैंने बोरो किया है, ठीक है, बोरो मतलब उधार लिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बेसिस पे, ठीक है, फॉर 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर, तो मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, तो मैंने 100 रुपीज उधार लिया है, तो 100 रुपीज पे मुझे फर्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो तुम लोग 100 पे 10% कैलकुलेट करो, 100 इंटू 10% कितना हो गया, अच्छा मेरा यहाँ पर इस तरह से आ रहा, तुम लोग अपना 10 रुपीज होगा, हाँ तुम लोग अपना कैलकुलेटर यूज करो, वो पॉइंट दिख रहा है, 110 हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो फिर से अगर मुझे ये फर्स्ट ईयर हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर जब मुझे इंटरेस्ट देना है, फिर से 100 रुपीज पे ही मुझे देना पड़ेगा, 100 रुपीज पे 10%, तो फिर से 10 रुपीज, तो 120, ठीक है, 120, और उसके बाद फिर से 100 रुपीज पे 10% यानी 130, मतलब 3 साल बाद 100 रुपए उधार लिया है मैंने, उसके बदले मुझे 130 रुपीज रिटर्न करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो 100 रुपए मैंने उधार लिया, फर्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट रेट पे 110 यानी 10 रुपीज यानी 110 हो गया। फिर नेक्स्ट जब हम लोग इंटरेस्ट भरेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर 110 पे मुझे भरना पड़ेगा, तो 110 पे 10% लगाओ, कितना होता है, 110 पे कितना हो गया, 11 तो कितना, 121, फिर ये 121 पे 10% लगाओ, 12.1 तो कितना हो गया, 133.1, तो यहाँ पर 130 रिटर्न करना पड़ेगा,
यहाँ पर 133.1 रुपीज मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट बार में दोनों केस में ही इंटरेस्ट इक्वल होता है, क्योंकि कुछ भी तो ऐड हुआ ही नहीं ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर देखो तो दोनों केस में इंटरेस्ट एकदम इक्वल होता है। तो पहले मुझे 10 रुपीज, इस केस में मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा टर्म देख लो। तो ये जो 100 है इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, दोनों केस में ही इसे हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। और ये जो 10 10 10 और यहाँ पर ये 10 11 और ये सब क्या है, इंटरेस्ट है, ये सब इंटरेस्ट है। और एक्यूमुलेटेड अमाउंट ये वाला है, एट लास्ट जो हम लोगों को पे करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे बैलेंस, ठीक है। तो इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे, एक्यूमुलेटेड जो है, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे, और इंटरेस्ट जो है इसे आई से डिनोट करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट, ये वाला है इंटरेस्ट अमाउंट। और एक होता है इंटरेस्ट रेट, ये देखो इंटरेस्ट रेट दिख रहा होगा, ये इंटरेस्ट रेट है, इसे स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। स्मॉल आई को स्मॉल आई या फिर स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से इसे हम लोग स्मॉल आर बोलेंगे, तो आर और आई, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, तो इंटरेस्ट अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दोनों लेकिन अलग अलग चीज है, ठीक है। ये है इंटरेस्ट अमाउंट और ये है इंटरेस्ट रेट, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। अब हम लोग अगर इसे फॉर्मूला में करें, ठीक है, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला सीखेंगे, बस मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। तो अगर मुझे 100 रुपए में कितना देखना है कि 100 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने से मुझे लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल टू P इंटू आर या फिर I इंटू टी बोल के एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। I मतलब मैंने अभी बताया, कैपिटल I का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, T मतलब टाइम, कितने दिन के लिए मैंने उधार लिया था, 3 इयर्स, ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 इयर्स के लिए मैंने उधार लिया था। तो कितना आ रहा है, 100 इंटू 10% इंटू 3, 30 रुपीज आ रहा है, क्या आ रहा है, आई, कैपिटल आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर चेक करके देखो, ये 30 रुपीज ही हो रहा है, 10 10 10, ये वाला 10 10 एंड 10, 30 रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट। अगर कोई मुझे बोले कि अमाउंट बताओ, तो अमाउंट कितना, मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज मैंने जिससे लिया है वो 100 रुपीज तो मेरे से लेगा ही लेगा, वो तो उसका मतलब पूरा हक का चीज है, वो लेगा, लेकिन उसने मुझे 3 साल तक जो मौका दिया है उस 100 रुपीज को यूज करने का, उसके लिए मैंने हर साल उसे प्रॉमिस किया है कि 10 रुपीज देंगे। यानी एट लास्ट जब मेरा 3 साल खत्म हो जाएगा, जो मेरा टर्म्स कंडीशन था, तो मुझे उसे 130 रुपीज वापस करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड बैलेंस, या फिर बैलेंस, जिसे ए, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो एक बार यहाँ पर बुक में देख लो, चला गया, हाँ, क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, ये देखो, I इक्वल टू पी आई टी, ए मतलब P प्लस आई, तो देखो A मतलब P प्लस आई, वो तो हम लोगों ने भी किया। A ये क्या है, P है, और ये क्या है, I है, तो A इक्वल टू P प्लस आई, A इक्वल टू P प्लस आई, ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बता दिया कौन सा क्या चीज होगा, जो हम लोगों ने लॉजिक के साथ किया, ठीक है, कौन सा क्या होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हम यहाँ पर लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ तो सोल्यूशन क्या हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा, हाउ मच इंटरेस्ट will be earned on rupees 2000 at the rate of 6% सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एस आई बोला जाएगा, एस डॉट आई, ठीक है, एस डॉट आई फॉर 2 इयर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, मतलब एस डॉट आई हमेशा सिंपल इंटरेस्ट बोल देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो तुम लोग ये से समझ जाओ कि सिंपल इंटरेस्ट 240, अच्छा हाँ 240 होगा। अच्छा, बाकी लोग भी देखो कितना हो रहा है, 240 तो होगा, आंसर है 240, 240 होगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कितना इंटरेस्ट हमें अर्न करना पड़ेगा, अर्न कर पाएंगे हम लोग
2000 रुपीज अगर हम लोग 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उधार दे रहे हैं 2 साल के लिए, तो सिंपल बात है इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है, तो आई इक्वल टू हमें पता है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा PRT। अच्छा, आर मतलब ऑलवेज R/100, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल 2000 और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों ने उधार दिया है 2 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, 240 रुपीज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, Sania deposited rupees 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of अच्छा ये इंटरेस्ट लिख रहे हैं हम, हाँ, इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न? हाउ मच interest would she earn? कितना इंटरेस्ट वो? 5,500, हाँ 5,500 आंसर होगा। 5,000। तो देखो एक बार, बाकी लोग भी एक बार देख लो, 2 मिनट। 5,500 आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am, 5,500. 5,500। अच्छा, P इंटू R/100 इंटू T करके कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना उधार दिया हम लोगों ने? 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितने साल के लिए? 2 इयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 5,500। कैलकुलेट करके देख सकते हो, 5,500। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ ही क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अमाउंट ऑफ फाइनल, नहीं अमाउंट नहीं, क्या बोला? व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का फाइनल वैल्यू क्या होगा? मैंने बैंक में 50,000 डिपॉजिट किया है 2 साल के लिए, नहीं बैंक तो बोला नहीं, हाँ 55,500। 55,500 हो जाएगा। मतलब 50,000 तो डिपॉजिट किया था, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 5,500। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? फाइनल वैल्यू या फिर अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस आई, बिना फॉर्मूला के भी हम लोग कर सकते हैं। 50,000 हम लोगों ने दिया था और 5,500 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पे मिल गया, तो 55,500। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sachin deposited rupees 1 lakh in his bank for 2 years at SI of 6%. How much interest would he earn? 12,000. अच्छा, 12,000। 12,000। अच्छा, और एक भी क्वेश्चन है इसके साथ। हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? ये भी पूछा गया है, तो इसका भी बताओ कितना होगा Ma'am, फाइनल? 1,12,000. हाँ 1,12,000 है, हाँ 1,12,000 ही आंसर है। तो P इंटू R/100 इंटू T, तो सचिन ने डिपॉजिट किया है 1 लाख, ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है, तो इसका आंसर तो आ रहा है 12,000। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 12,000। और फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख डिपॉजिट किया और 12,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया, तो उसे 1,12,000 जो है फाइनल वैल्यू मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट if the amount owed
आफ्टर, ओड मतलब उधार, आफ्टर 6 months is 1050 borrowed amount being ₹1000। क्वेश्चन का मतलब एक बार समझा देते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, यानी आर या फिर स्मॉल आर या फिर स्मॉल आई ढूंढना है, ठीक है। इफ द अमाउंट ओड, मतलब जो पैसा मैंने ओड यानी ओ करना मतलब उधार लेना, आफ्टर 6 months इज 1050, जो पैसा मैंने उधार लिया था वो 6 महीने बाद उसका वैल्यू बन चुका है 1050, और बोरोड अमाउंट कितना था 1000, मतलब मैंने उधार लिया था 1000 रुपीज, और जो 6 महीने बाद जिसका वैल्यू हो चुका है 1050, मतलब मुझे रिटर्न अगर 6 महीने बाद करना है तो 1050 रिटर्न करना है। मुझे पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये बताओ। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन कुछ उतना भी 10%। 10%, हाँ 10%, 10% हो, 10%, अच्छा 10% आ रहा है, 10% सही आंसर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ये, जिन लोगों से नहीं हो रहा है देखो कैसे करना है। तो 1050 ऐसा एक टाइमलाइन चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग अपने समझने के लिए। मैंने उधार लिया है 1000, खुद को सोच लो कि तुम लोगों ने उधार लिया है 1000 और रिटर्न कर रहे हो कितना 1050, मतलब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो नहीं पता, 6 months बाद तो कम से कम इतना ही रिटर्न करना पड़ेगा अगर करेंगे तो। आफ्टर 6 months, ये टाइम ड्यूरेशन हो गया 6 months। मुझे पूछा गया है आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो सबसे पहला बात है कि हमें तो पता है कि ये क्या हो गया, ये ए हो गया, फाइनल अमाउंट 6 months बाद ए हो रहा है, ये क्या हो गया टाइम टी, ये क्या हो गया प्रिंसिपल पी, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि आर कितना होगा, तो ये देखो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट अमाउंट 6 months बाद कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 1050 पे कर रहे हैं और मैंने 1000 उधार लिया था, यानी 50 रुपीज हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट यानी आई, और आई का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 1000 है, आर बाई 100 मुझे नहीं पता, और टी कितना है 6 months, ठीक है 6 months है, और आई मतलब कितना है 50, लेकिन ये 6 months मतलब कितना ईयर, बिकॉज यहाँ पर टी मतलब नंबर ऑफ ईयर ही हम लोग मान रहे हैं ना, तो 6 months मतलब ये जो है ईयर 6/12। 6/12, हाँ आधा साल। अब 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये डिवाइडेड बाई इधर 5 हो जाएगा, 50/5 इक्वल टू आर, तो ये 10 आर, ठीक है। तो लेकिन आर हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 10%, आंसर हो जाएगा 10%। तो इस तरह से तुम लोग समझ के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल invested ₹70,000 in a bank at the rate of 6 point at the rate of, अच्छा यही तो at the rate of साइन देने से ही काम बन जाएगा, at the rate of 6.5% per annum SI, ठीक है। he received 85,925 after the end of term. Find out the period for which sum was invested by राहुल। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, राहुल ने 70,000 बैंक में इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ टर्म। टर्म कितना है नहीं पता, जो टर्म के लिए उसने डिपॉजिट किया था वो टर्म ओवर हो गया, और उसके बाद उसे मिला है 85,000, मतलब अगर टाइमलाइन ड्रॉ करें तो राहुल 3.5 ईयर 3.5 ईयर, करेक्ट 3.5 ईयर। 70,000 यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर राहुल खड़ा है, उसने 70,000 डिपॉजिट किया
और उसे मिला है रिटर्न में 85,925। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ठीक है। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%। लेकिन ये जो टाइम लाइन है ये कितना है वो हमें ढूंढना है, कितने दिन के लिए ये पैसा इसका मतलब रखा गया था, तो वही पूछा गया है। फाइंड आउट द पीरियड, ठीक है, फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। तो यहाँ पर भी सिंपल वही वाला चीज लगाओ, इंटरेस्ट अमाउंट ढूंढ लो ना। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, कितना इंटरेस्ट मिला? 85,925 रिटर्न मिला, रखा कितना था पैसा? 70,000। माइनस कर लो 85,925 माइनस 70,000, तो इंटरेस्ट कमाया है 15,925, ठीक है। अब इंटरेस्ट तो हमें पता है, इंटरेस्ट कितना होता है? P इंटू R बाई 100 इंटू T। 15,925 इज इंटरेस्ट, I 70,000 और R जो है R 6.5%, यानी 6.5 बाई 100 इंटू T। तो 70,000 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 100, इस पे आंसर आ रहा है 4550, 15,925 4550 इंटू T, ठीक है। Therefore T इक्वल टू 15,925 डिवाइडेड बाई 4550, 15,925 डिवाइडेड बाई 4550, तो 3.5 ईयर्स, मतलब 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कपिल डिपॉजिटेड some amount in a bank for 7.5, ठीक है, 7.5 year at the rate of 6% per annum SI. Kapil received 1,01,500 at the end of term. At the end of term, compute initial deposit of Kapil. तो देखो कितना होगा, तब तक हम टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट, नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है, कितना डिपॉजिट किए हैं नहीं पता, फॉर 7.5 ईयर। तो टी है 7.5, इसे हम लोग 7.5 कर देंगे, ठीक है। 7.5 ईयर 7.5 ही होता है। 15 डिवाइडेड बाई 2 होता है, 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7.5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया है। मिला कितना? 101500, दैट इज अमाउंट। पूछा क्या है? यही वाला प्रिंसिपल कितना होगा ये पूछा यार, R 6% पर एनम। पूछ रहा है कि इनिशियली कितना पैसा लगाया है। बताओ कितना पैसा लगाया है। $70,000। हाँ 70,000 है आंसर, 70,000 सही आंसर है, 70,000 लगाया है। देखो कैसे निकालेंगे हमें यहाँ पर, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का कोई भी डेटा ऐसा दिया हुआ नहीं है कि हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट निकाल पाए। लेकिन हमें एक चीज तो पता है ना, अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब ए का मतलब क्या होता है, ये देखो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये देखो ये एग्जांपल जो याद रखोगे ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो 100 प्लस 30, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब अमाउंट, ठीक है। ए इक्वल टू पी प्लस आई, मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो यहाँ पर इसे अगर फॉर्मूला वाइज करें, इसे प्रिंसिपल लिख देते हैं, प्रिंसिपल। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई, कैपिटल आई, ठीक है, कैपिटल आई स्मॉल आई, इसलिए हम आर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई, तो ए मतलब कितना है? ये वाला 101500,
P नहीं पता। और I कैसे निकालेंगे? I का मतलब हमें पता है, I कैसे निकाला जाता है? P इंटू R/100 इंटू T करके I निकाला जाता है, ठीक है। तो 101500 P प्लस P इंटू R तो हमें पता है, R दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 6%, 6/100 और T पता है 7.5। 101500 इक्वल टू P प्लस, अब ये पूरा इंटू करो, 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेटर में करो 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है P इंटू 0.45, तो 101500। अब ये P इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये है 0.45, तो दोनों टोटल करके क्या हो जाएगा? 1.045 P। क्यों हो रहा है ये देखो ना, जैसे A प्लस अगर 2A होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 3A, उसी तरह से हुआ ना, उसी तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। P कॉमन लेके देख लो, P कॉमन लोगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? 0.45, तो 1.045, ठीक है। तो 1.045 P, और therefore P इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस वन डिवाइडेड बाई 1.045, तो 101500 डिवाइडेड बाई 1.045, तो ये हो जाएगा 1.45 होगा ना, 045 क्यों लिख दिया मैंने? 1.45 होगा, ये 1 है और ये 0.45 है, तो 1 प्लस 0.45, तो 1.45, 101500 डिवाइडेड बाई 1.45, तो ये आ रहा है 70,000, ठीक है। 70,000 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया? 101500 डिवाइडेड बाई 1.45, ठीक है। ये जीरो समझने के लिए लिखा, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा 0.45 P, दोनों का ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 70,000। जो हमें पूछा गया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of 46,875 was lent at SI यानी simple interest, and at the end of 1 year 8 months, ठीक है। यहाँ पर देखो डेटा, 1 year 8 months, the total amount was 50,000. Total amount was 50,000. Find rate of interest per annum, ठीक है। A sum of 46,875 was lent at SI, मतलब 46,875 लेंट किया गया था, मतलब उधार दिया गया था सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months, मतलब ये टाइमलाइन कितना है? 1 year 8 months बाद क्या हुआ? टोटल अमाउंट बन गया है 50,000। पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आर पूछा जा रहा है, टी भी गिवन है, लेकिन टी थोड़ा सा मंथ और ईयर वाइज गिवन है, तो इसका देखो क्या कर सकते हैं, देखो कैसे होगा, थोड़ा सा कोशिश करो, फिर हम बताएंगे अगर नहीं होता है तो। जैसे 1 year 6 months होगा, जैसे करते हैं वैसे ही 1 year 8 months को भी कर दो, हो जाएगा तब। मैम 0.4। 0.4, 0.4 या फिर 0.04, 4% होना चाहिए। 0.04 आएगा तभी 4% होगा। 0.04 इंटू 100। इस मैम 0.04 है, 0.04। हाँ हाँ, 0.04 होगा तभी 4%। हाँ तभी 4% होगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ 4% आंसर होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग पहले निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना मिला? 50,000 मिला।
1 साल 8 महीने बाद कितना पैसा हम लोगों ने इनिशियली लगाया था? 50,000 माइनस 46,875, तो 3,125 जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें 3,125 मिला कितने दिन बाद? तो आई मतलब क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो प्रिंसिपल हम लोगों ने पैसा उधार दिया था 46,875, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, वही ढूंढना है। टी 1 ईयर और 8 मंथ्स, तो 1 ईयर 8 मंथ्स मतलब कितना लिखे? 1 ईयर 8 मंथ्स मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 and 8 by 12। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 1 and 8 by 12। तो आई कितना है? इंटरेस्ट है 3125। ठीक है, इंटरेस्ट है 3125। तो ये कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 और 8 20 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, तो 3125 इक्वल टू 46,875 इंटू आर बाई 100 इंटू ये हो जाएगा 20/12। पूरा कैलकुलेशन कर 5/3। 5/3, हाँ 5/3 भी कर सकते हो, या फिर कैलकुलेटर है तो पूरा इंटू कर दो, मतलब ये 5/3 होगा, नहीं तो ये पूरा इंटू कर दो। 46,875 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ये वाला कर दो 1200, क्योंकि कैलकुलेटर तो है हमारे पास। तो ये 3125 इक्वल टू हो जा रहा है मेरा 781.25 आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 3125 डिवाइडेड बाय 781.25, या फिर तुम लोग इसे सिंप्लीफाइड करके भी कर सकते हो। 3125 डिवाइडेड बाय 781.25, तो 4 डायरेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो 4%, क्योंकि आर हमेशा परसेंटेज में डिफाइन होता है, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कैलकुलेटर है तो पूरा लाइन बाय लाइन इंटू करके डिवाइड कर दो, टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आर। Next, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at the rate 2.5% simple interest। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब कितना पैसा प्रोड्यूस कर रहा है? 28,600 मतलब कितना पैसा हमें प्रोड्यूस करके देगा 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना पैसा 3 साल 3 महीने बाद 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 28,600 बन सकता है, यानी पी पूछ रहा है। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करें? ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया भी है। सिमिलरली उसी तरह से करेंगे। ए मतलब क्या होता है? P प्लस आई। ठीक है, ए मतलब होता है P प्लस आई। ए कितना है? 28,600। P नहीं पता, और ये आई का मतलब होता है P इंटू आर इंटू टी। टी मतलब 3 ईयर 3 मंथ्स, यानी 3 and 3/12 कर सकते हैं। तो 28,600 इक्वल टू P प्लस P, और ये पूरा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे 2.5/100 इंटू 12 3 जा 36 प्लस 3 मतलब 39/12। 28,600 इक्वल टू, तो 39 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3,52,000। है 3,52,000 सही आंसर है। P प्लस P इंटू ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो ऐसा फिगर आ रहा है 0.08125, और P इक्वल टू, फिर ये टोटल कर लो। P मतलब एक बार और एक दिखा देता और एक स्टेप, 28,600 इक्वल टू 1.08125 P। देयरफॉर P इक्वल टू 28,600 डिवाइडेड बाय 1.08125। 28,600 divided by 1.08125।
अरे मेरा तो नहीं आया, क्या गलत हो गया? 39 ठीक तो है, कुछ तो गड़बड़ हो गया होगा। 2.5 39 डिवाइडेड बाई 12, हाँ ये तो सही किया मैंने। 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200, तो 0.08125 1.08125, और इधर है 28,600। 28,600 डिवाइडेड बाई 1.08125। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 2.5%, हाँ 2.5, 3 एंड 3/12। कहाँ गलत हो गया, मुझे दिख भी नहीं रहा है कहाँ गलत हो गया। 30 सही तो है, क्या गलत हुआ? 2.5 कहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया क्या? 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1, सही तो आ रहा है। 3,52,000 क्यों नहीं आ रहा फिर? 3, ये कितना हो जाएगा? 3 एंड 3/12 ही तो हो रहा है, 3 साल 3 महीना। तो अगर इस तरह से भी करते 1/4, 13/4, तो ये भी 13/4 हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये हो जाएगा 13 और ये 4, 3 से कैंसिल हो गया, तो 13 इंटू 2.5, एक ही तो बात है, कैसे भी करें। 13 इंटू 2.5, 32.5 डिवाइडेड बाई 400, तो 0 पॉइंट उतना ही तो आ रहा है, 0.08125। 0.08125 प्लस 1, 1.08125। क्या हो गया? ম্যাম এখানে তো আই তো বলা নেই, এই এ তো বলা নেই, বলা আছে তো अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ আই আই বলা আছে, আপনি এ বের করছেন। हाँ हाँ, हम लोग को तो पी निकालना है। हाँ ए तो लिखा है मैंने। আই আই ইজ ইকুয়াল টু পিআই পিআরটি, उससे आसान হবে। হ্যাঁ পিআরটি দিয়ে তো বেরোবেই, আই ইকুয়াল টু পিআরটি করে দিলেও হয়ে যাবে, ঠিক কথাই। বাট এখানে কি আই দেওয়া আছে? 28,600 প্রডিউস 28,600। अच्छा अच्छा, हाँ আই তো দেওয়া আছে, 20,600 हाँ আই দেওয়া interest আছে। का है ना? हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, वहीं पर गलत हो गया। Interest। व्हाट इज सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, मतलब 28,600 प्रोड्यूस किया है, मतलब ये आई दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है। 28,600 प्रोड्यूस किया है, कितना पैसा हमें 28,600 प्रोड्यूस किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो होता है वही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो 28,600 ये आई हो जाएगा, ये गलत हो गया, मैंने उसे ए कर दिया। प्रोड्यूस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट, या तो अर्नड या तो पेड, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है, इसीलिए गलत हो गया। आई मतलब इंटरेस्ट, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी। मैंने कंसेप्ट ही गलत कर दिया था, ठीक है। आई मतलब होगा जो आई 28,600 का मतलब प्रोड्यूस का मतलब है जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल रहा है। अब अगर हम लोगों ने उधार दिया है तो मिलेगा, और अगर लिया है तो हमें देना पड़ेगा। तो 28,600 पी मतलब है, पी मतलब नहीं दिया हुआ है, आर मतलब 2.5/100, और टी का मतलब है 3 एंड 3/12। तो इसमें 28,600 इक्वल टू पी इंटू 2.5 इंटू 39/12, अब हो जाएगा। तो मैंने पूरा ही गलत कर दिया था उसे। 28,600 इक्वल टू 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आ रहा है P इंटू 0.08125। Therefore P equal to 28,600 divided by 0.08125।
तो 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125, तो ये आ रहा है 3,52,000। 3,52,000। अगर ये बोलता कि व्हाट सम ऑफ मनी विल मतलब गिवन एक्यूमुलेटेड अमाउंट या फिर बैलेंस, तो फिर ए यूज करना था। यहाँ पर बोला है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है दैट इज इंटरेस्ट। तो ये होगा 3,52,000। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इन व्हाट टाइम विल rupees 85,000 amount to 1,57,675 at the rate of 4.5% per annum. In what time will 85,000 amount to, amount ये देखो, अब amount to बोला है मतलब ये A है, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब इंटरेस्ट, बोल रहा है कि कितने टाइम में 85,000 कन्वर्ट हो सकता है 1,57,675 में, ठीक है। 85,000 यानी प्रिंसिपल, और आर मतलब 4.5%। तो टी पूछा है कितने टाइम बाद ये चेंजेस हो सकता है, ठीक है, कितने टाइम बाद ये हो सकता है, टी पूछ रहा है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1,57,675 माइनस 85,000। 1,57,675 माइनस 85,000, तो ये हो गया 72। 19 years। हाँ, कितना बोला? 19 19, हाँ 19 ईयर्स। 72,675 इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, आई। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी। आई 72,675, पी है 85,000, आर है 4.5% इंटू टी। तो इंटू कर लो, 85,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 3825। तो ये हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 72,675 इक्वल टू 3825 टी। Therefore t equal to 72675 divided by 3825. 72675 divided by 3825, तो ये हो गया 19 ईयर्स, ठीक है। 19 ईयर्स, 19 ईयर्स के बाद ये पैसा इतने में कन्वर्ट हो सकता है एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा, ये तो गया हमारा यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स था रिलेटेड। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो तुम लोग यहाँ से मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज, कौन सा आंसर होगा बताओ, मतलब कैलकुलेट करो फिर बताओ। 1260 बी। बी, अच्छा 1260। अच्छा 1260। बाकी लोग देख लो करके कितना आ रहा है, मतलब तुम लोग का तो ऐसे ऑप्शन ही रहेगा ना, तो उसी हिसाब से ही करना है हमें। तो हाँ, 1 का बी आंसर दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 रुपीज पे 3 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12/100 कर लो या फिर परसेंटेज लगा लो, इनटू 3 years, ठीक है। तो कैसे 3,500, ये देखो कैलकुलेटर पे, 3,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, मतलब तुम लोग परसेंटेज लगाना, कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन मिल जाएगा तुम लोग को। तो ये कितना हो गया? अच्छा, मेरा 100 यहाँ लिया नहीं क्या? 1260, इतना ज़्यादा कैसे आ जा रहा है? 3500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, अब आएगा 1260। ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 3375 कौन सा A, वाला? where A, is ए 3000 ए अच्छा प्रिंसिपल पी, अच्छा यहाँ तो सारा चीज ही बता दिया, बस इस पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करेंगे। पी बता दिया 5000, आर बता दिया, पीआरटी यूज करना है, तो 5000 इंटू 15/100, तो ये देखो 5000 इंटू 15 इंटू, हम 100 बाद में करेंगे, हाँ, नहीं तो मेरा ये जो कैलकुलेटर है कंप्यूटर का उसमें दिक्कत हो जाएगा। 4.5 मतलब 4.5, 4.5 मतलब 4.5 इक्वल लगाएंगे, फिर डिवाइड 100, तुम लोग परसेंटेज लगा लेना, डायरेक्ट आ जाएगा 3375। ये क्या आ गया? आई, इंटरेस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ P इक्वल टू 5000, T इक्वल टू 1, I इक्वल टू 300, R विल बी, देखो I मतलब 6 होगा 6%। 6%, अच्छा मतलब ये वाला सी, ऑप्शन सी, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोल रहा है P 5000, T तो I बता दिया, तो I इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर देखो I इक्वल टू होता है P इंटू R बाई 100 इंटू T होता है, तो I हमें पता है, I है 300, P 5000, अच्छा आर नहीं पता, आर ही तो फाइंड आउट करना है, आर बाई 100, ठीक है। अब स्मॉल आर, ये लो कैपिटल आर दिया है, कुछ भी यूज कर सकते, वैसे कोई देखेगा तो नहीं, हमें तो टिक लगाना है वहां पर सही आंसर। अच्छा टी मतलब है 1, तो ये 20, यहाँ से 20 कट गया, यहाँ पर 50 बच गया, तो 50 300/50, तो 300 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू 6%, हाँ सही है, 6% होगा आंसर। अच्छा 4 का होगा 2700 फोर्थ डी का 2700, मतलब डी। अच्छा देख लेते हैं एक बार, फोर्थ का आंसर हाँ डी है। P 4500, A 7200, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा मैंने 4500 रुपीज लगाया था, 7200 बैक में आ गया, तो 7200 माइनस 4500, एक्स्ट्रा जितना मिला वही इंटरेस्ट है, 7200 माइनस 4500, तो 2700, ये तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ वाला, P 12,000, A 16,500, T 2.5 year, रेट परसेंट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट विल बी। अच्छा मतलब परसेंटेज रेट पूछा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि देखो वहां पर तो तुम्हें बोलेगा नहीं कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है, तुम्हें पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा, जैसे कि ये इससे आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा ताकि हम लोग समझ पाए। जैसे ये देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर बता के रखा है सिंपल इंटरेस्ट, तो बता देगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? P है, A है तो इंटरेस्ट तो निकल जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट मतलब आई लिख देते हैं। आई कितना है? 16,500, 15% आंसर मतलब ए। अच्छा आई तो आ रहा है 4,500, इन दोनों का डिफरेंस, तो आई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। पी कितना है? P 12,000 है, आर वही ढूंढना पड़ेगा, आर बाई 100, और टी कितना है? 2.5, ठीक है 2.5, और इधर आ जाएगा 4,500, तो 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 300 आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करने पे, तो 4,500 इक्वल टू 300 इंटू आर, तो 4,500 डिवाइडेड बाई 300, तो 15% आ रहा है, हाँ 15% ही आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? P इक्वल टू 10,000, I इक्वल टू 2,500, R इक्वल टू 12.5 करेंगे, ठीक है, हाफ मतलब 0.5, या फिर 12 टू 24 प्लस 1 25/2, तो 12.5। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स, टी कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है 2,500, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? पी आर टी, पी आर 12.5%, 12 अरे ये पॉइंट ही नहीं लिख पा रहे इससे, 12 मैम 2
2 ईयर 2 years 2 years, अच्छा 12.5% और यहाँ पर t, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 10,000 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 2,500 इक्वल टू 1250t, तो कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2,500 डिवाइडेड बाई 1250, तो ये आ रहा है 2 years, ठीक है 2 years आंसर हो रहा है। अच्छा ये वाला सॉरी 2 years आंसर हो रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो 6 का ऑप्शन बी हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट 7, ये वाला इसका आंसर नहीं, हाँ ये मैंने गलती से टिक कर दिया, ये 2 ये वाला होगा। अच्छा 7th वाला देखो, P दे दिया है, A दे दिया है, R दे दिया है, T पूछ रहा है, मतलब टाइम पूछ रहा है, तो ठीक है हम लोग इंटरेस्ट के साथ करेंगे जो कि हमारा इजी वे होता है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,200 रिटर्न मिला है 8,500 के बदले, तो 1,700 इंटरेस्ट अमाउंट, I मतलब P इंटू आर इंटू टी, तो P कितना 8,500, R कितना 12.5 फिर से 100, और T मतलब T ढूंढना है, T तो ढूंढना पड़ेगा, तो 1.6 1.6 सी 1. सी C में तो 1.1 बाई 2 ওটাই 1.5 year है, 1 year 7 months होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। फिर से एक बार देखो, ऑप्शन ए आंसर होगा, ये तो आ रहा है 1062.5, 1700 इक्वल टू 1062.5 t, तो 1700 डिवाइडेड बाई 1062.5, तो ये आ रहा है 1.6 आ रहा है, ठीक है इस तरह से करने से 1.6 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो 1.5 हो गया, ये 2 years हो गया, ठीक है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 year 7 months, ठीक है 1 year 7 months आएगा। अच्छा उसके बाद देखो, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट 1200 एट 18% पर एनम एसआई इज, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न, कितना पैसा हमें चाहिए ताकि हम लोग 1200 इंटरेस्ट अर्न कर सके सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट पे 18% पर एनम बेसिस पे, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम लोग 1200 इंटरेस्ट कमा सके, पैसा कितना नहीं पता, P इंटू वही पूछ रहा है कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, R कितना हो गया 100, T बोल रहा है कि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस पे, तो बताओ कितना होगा, ए सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 1200 एट 18% पर एनम, देखो इतना ना 1 by करके 12 1/12, ये तो टाइम हो रहा है, टाइम थोड़ी ना पूछा है, द सम रिक्वायर्ड कितना पैसा हमें चाहिए, सिंपल वे बताएं, तुम लोग 50,000 पे लगा के देखो 18% कितना होता है, 9,000 हो रहा है, तो नहीं होगा। 60,000 पे लगा के देखो 18% कितना हो रहा है, 60,000 पे 18% लगा के देखो कितना हो रहा है, 60,000 इंटू 18% 10,800 हो रहा है, 80,000 पे लगा के देखो 18% कितना हो रहा है 14,400। अच्छा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बोल रहे हैं कि मंथली इंटरेस्ट, तो 50,000 अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 50,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 9,000, बट ये तो 18% पर एनम है, पूरे ईयर बेसिस पे है, तो पूरे साल में 9,000 का इंटरेस्ट, तो एक महीने में कितना डिवाइडेड बाई 12 करो 750, मेरा ऑप्शन है, मेरा यहाँ पर दिया हुआ 1200, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। 60,000 लगाओ, 60,000 ठीक है, कैलकुलेटर में तो और भी जल्दी होगा, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 18 ठीक है डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 10,000, 80,000 हाँ तो ये देखो 900 आ रहा है। अच्छा 80,000 में देखो 80,000 ठीक है इंटू 18%, तो 18 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है 14,400 पूरे साल भर का, तो 12 महीने का 1200 करके, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने का ही जरूरत नहीं, हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, और कैलकुलेटर में तो बहुत फास्ट हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9th का देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू मतलब
एक पैसा कुछ जो है वो 6200 बन सकता है, बन रहा है कितने दिन में, 2 साल में, और एक अमाउंट है जो 7400 बन सकता है 3 साल में। द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना है, ये भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम लोग 3800 पे ये परसेंटेज लगा के देखते हैं 2 साल के लिए, तो देखना पड़ेगा कि ये पैसा आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। तो 3800 इंटू 31.5%, देखते हैं 3800 इंटू 31.5%, 31.5 इक्वल डिवाइडेड बाई 100, ये ठीक है। पी आर और टी ये तो मैंने 1 साल के लिए किया, अब 2 साल लगाते हैं तो 2394 हो रहा है, ठीक है। तो 2394 इंटरेस्ट प्लस 3800 नहीं 6200 तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से चेक करते हैं, 3800 3800 ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31.57, 31.57 इक्वल डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट 1 साल के लिए, अच्छा मेरा कुछ गलत हुआ था कैलकुलेशन, ये हो रहा है 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 2 करते हैं, 2 साल के लिए हो गया 2399, मतलब करीब करीब इसे हम लोग मानेंगे 2400। तो 2400 प्लस 3800, तो 2400 प्लस 3800, तो ये 6200 हो गया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा टैली हो रहा है। अब 7400 पे भी एप्लीकेबल होता है कि नहीं देखते हैं। 3800 रुपीज 31.57 डिवाइडेड बाई 100, तो इस पे इंटरेस्ट हो रहा है 1 साल में इतना, 3 साल में कितना हो जाएगा, इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3598, ठीक है, 3598.9, तो 3598.9 प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा 3800 प्लस 3800, तो ये आ रहा है 7398, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन कर दो तो ये 7400 ही आ जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन के वजह से, यानी ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो टैली तो कर रहा है, ठीक है। बाकी सबसे करके देखो शायद होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इसमें टैली कर रहा है तो ये सब में तो होगा नहीं, अगर 3800 से सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी सबसे तो होगा नहीं, या फिर तुम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा क्योंकि एमसीक्यू चैप्टर वाइज है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से भी देखेंगे जहां पर ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, तो ऑप्शन से देख सकते हैं। করে দেবো, अच्छा ठीक है। तो इसे हम लोग सोल्यूशन के साथ भी कर सकते हैं, देखो दिखाते हैं, विद सोल्यूशन भी ये हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी 6200 इन 2 years, ठीक है। एक पैसा ए जो है 6200 और कितने दिन बाद, 2 साल बाद, तो टी इक्वल टू 2 years, एक ये ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है वही पैसा 7400 हो जाएगा, वही पैसा 7400 हो जाएगा 3 साल बाद, जो पैसा 6200 हो जाएगा 2 साल बाद। हमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पी एंड आर इक्वल टू कितना, दोनों केस में पी और आर सेम ही है, एक ऐसा अमाउंट है जो 2 साल बाद इतना होगा, 3 साल बाद इतना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, पी प्लस आई होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा लेकिन इसका कैलकुलेशन, ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो 6200 इक्वल टू पी प्लस P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, इस केस में टी कितना है 2, अगर 6200 लेंगे तो इस केस में ये 2 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6200 इक्वल टू पी प्लस ये आर बाई कितना हो जाएगा 50, पी आर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर इस तरफ और एक इक्वेशन बन जाएगा, ए इक्वल टू पी प्लस आई, ठीक है। ए कितना है, ए है 7400, P प्लस P इंटू आर मतलब नहीं पता हमें, और T यहाँ पर 3, तो 7400 इक्वल टू P प्लस ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3PR बाई 100, ठीक है, 3PR बाई 100 हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 3PR है, तो
यहाँ पर है 3PR। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2PR/100 रखते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते तो मेरा जो है कैलकुलेशन थोड़ा इजी वे में हो सकता है। 2PR/100, यहाँ पर 3PR/100। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं 6200 माइनस P इक्वल टू 2PR/100, ये इधर चला गया, और 6200 माइनस P और ये हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 7400 इक्वल टू P प्लस 3PR को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2PR प्लस PR डिवाइडेड बाई 100। तो 7400 इक्वल टू P प्लस 2PR/100, और एक बार PR/100 कर सकते हैं, तो 2PR/100 कितना हो जाएगा, 6200 माइनस P, तो 2PR/100। बेटर होगा PR ही निकाल लेते हैं ना, रुको ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर PR निकाल लेते हैं। 6000, मैम इक्वेशन 2 लेकर भी चल सकते हैं मैम। हाँ बताओ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 और हाँ एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं इसीलिए, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 50 हो जाएगा, PR का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते, 3 इंटू PR मतलब 6200 माइनस P इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 7400 इक्वल टू P प्लस, ये हो गया 6200 इंटू 50, 3 लाख ऐसा कुछ हो रहा है, 50P डिवाइडेड बाय 100, तो P प्लस इंटू 3, 93 माइनस ये हो गया 150P डिवाइडेड बाय 100, 7400। अच्छा अब ये इधर जाएगा, 7400 इक्वल टू 100P प्लस 9,30,000 डिवाइडेड बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 740000 और ये कितना है 9,30,000, 9,30,000, और ये 9,30,000 माइनस 50P, अब इधर आ जाएगा 9,30,000 माइनस 7440, तो माइनस 1,90,000 इक्वल टू माइनस 50P। तो देखते हैं 1,90,000 डिवाइडेड बाई 50, 3,800, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग दोनों को अलग अलग इक्वेशन से भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 देख के भी एलिमिनेशन मेथड जो होता है उससे भी कर सकते हो, PP कैंसिल हो जाएगा या ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से भी होगा। मुझे लगता है ये अगर तुम लोग को थोड़ा सा टफ लगता है, बेस्ट तो ये होगा, ये सीख लिए इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। P आ गया, अब R भी निकाल लो, कहीं पर P में पुट करके R निकल जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन में P पुट कर दो, R फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लेंदी हो क्वेश्चन तो बेटर ये होता है कि अगर हम लोग ऑप्शन के साथ करें तो फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन में कितना जल्दी हो गया, सारे में पुट करके देखेंगे हो जाएगा, लेकिन इस केस में ये वाला लेंदी हो जाएगा। बाकी तुम लोग इसका कुछ अलग मेथड से भी तुम लोग कर सकते हो इसका सोल्यूशन, अगर इसे पूरा इक्वेशन बना लो यहीं पर, तो मतलब ये 100 को पूरा यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर लो तो भी हो जाएगा। और R कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एक जगह पुट कर लो, ये देखो 6200 इक्वल टू, इसमें ही पुट कर लेते हैं, 6200 इक्वल टू P प्लस कितना था 2PR/100, 2PR/100, तो P मतलब 3800 प्लस 2 इंटू 3800 इंटू R/100, तो 3800 प्लस 38 इंटू 2, 0 कट गया, 76R, 6200। अब ये इधर आ जाएगा, 6200 माइनस 3800, तो 2400 आ गया, 2400 इक्वल टू 76R डिवाइडेड बाय 76। तो ये देखो 31.5789 इस तरह से आ रहा है, तो देखो अप्रोक्सीमेशन के साथ
सॉरी अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखा हुआ है 31.57, ठीक है। अच्छा लास्ट देखो, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। बोल रहे ऐसा मतलब इतना अमाउंट ऑफ मनी जो कि 10 साल में डबल हो जाए, द नंबर ऑफ years इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा। तो देखो इससे भी हम लोग सोल्यूशन 20 20 यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है? सी। सी। इसे भी हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन लेकिन छोटा होता है, इससे छोटा होगा। देखो ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 10 years, तो एक पैसा जो कि पी है डबल हो जाएगा यानी 2p हो जाएगा कितने साल में? 10 साल में। अब उसके साथ और एक कंडीशन दिया हुआ है, देखो द नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, तो p 3p हो जाएगा कितने दिन बाद, ये पूछ रहा है कितने दिन बाद ये 3p हो जाएगा। तो a मतलब क्या होता है? a मतलब होता है p प्लस आई, ठीक है। a मतलब होता है p प्लस, यहाँ पर a मतलब कितना? 2p, और p का मतलब हम लोगों ने p माना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस प्रिंसिपल को इस तरह से मान सकते हैं कि प्रिंसिपल x है और अमाउंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2x। तो यहाँ पर तो समझने में आसानी होगा, एक्चुअली p तो ऑलरेडी रहता ही है हमारा, तो 2x, ये x प्लस i मतलब p मतलब क्या होता है? x इंटू आर बाई 100 इंटू टी मतलब 10 years। देखो तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स कर दो और ये हो गया x इंटू आर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इंटू आर बाई 10, दोनों साइड से x हट गया तो 1 इक्वल टू आर बाई 10। देयरफॉर r इक्वल टू 10% हो गया। r इक्वल टू हमारा फाइंड आउट हो गया 10%। तो r अगर 10% आ गया है तो हम लोग x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a इक्वल टू p प्लस आई, तो a मतलब 3p, मतलब 3x कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल x मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 3x, तो ये 3x हो गया। i मतलब x इंटू आर बाई 100 इंटू टी, वही ढूंढना है हमें, t ढूंढना है। तो ये 3x और ये x होगा, सॉरी ये प्रिंसिपल था, तो 2x इक्वल टू x इंटू आर इंटू टी बाई 100। दोनों साइड से x कैंसिल, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर टी बाई 100। तो 200 इक्वल टू आर इंटू टी, ठीक है। और r मतलब 10%, तो 10 बाई 100 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा? ये r मतलब 10% हुआ है, तो 10 बाई 100, तो ये t अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, ये तो 20 होना चाहिए, कहाँ गलत हो गया? 2x था, ये 3x होगा, ये x है प्रिंसिपल, तो x इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा 2x। तो दोनों साइड से x कैंसिल, 2 इक्वल टू आर इंटू टी बाई 100, और r मतलब होता है 10%, तो मैंने 10 बाई 100 कर दिया। हाँ सही तो है मेरा। ये कितना है आंसर? तो 20 ईयर्स ही दिया हुआ है, 20 आएगा। द नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ 3x, प्रिंसिपल x है तो 3x हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, 10 बाई 100, तो ये तो हो रहा है 0.1 r, 0.1 r, x इक्वल टू 0.1 इंटू 100, 10% सही है। i इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, तो r मतलब 10%, तो 10 बाई 100, तो 10 बाई 100 मतलब 0.1 xt, तो 0.1 t, तो t इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 0.1। हाँ 20 तो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया फिर? हाँ 20 तो आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? तो ये x जो है, यहाँ पर इसे सही करते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये x है, x प्लस x इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो अच्छा यहाँ से मैंने x प्लस तो हटा ही दिया ना, इसीलिए सॉरी, x प्लस x इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये x जो है वो, अच्छा मैंने 3x इधर लाया था, ठीक है, लेकिन
3x माइनस एक्स लिख लेते हैं बाबा, गलत हो जा रहा है। तो ये हो गया 2x, 2x इक्वल टू, एक बार लिख के करते हैं, कहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है। 2x इक्वल टू x इंटू 10/100 इंटू t। तो 10/100 देखो कितना होता है, 10/100 होता है 0.1, एक बार डिवाइड करके देख लो, 0.1 होता है, ठीक है। 10/100 0.1 होता है। तो 2x इक्वल टू x इंटू टी इंटू 0.1। अब x हट गया तो t इंटू 0.1 हो रहा है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 0.1। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.1 देखो 20। ये सॉल्व करने से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ शायद कैलकुलेशन में हो रहा था। तो ये आ जा रहा है हमारा 20, ठीक है, 20 ईयर्स आ जा रहा है। तो इसे हम लोग चाहे तो सॉल्व करके कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो उसे हम लोग बिना सॉल्व करके करने का ही कोशिश करेंगे। तो अगर कोई पैसा 10 साल में डबल हो रहा है तो वो कितने दिन में ट्रिपल होगा, 20 ईयर्स में। सी। तो एक्सरसाइज देखो यहाँ पर A4A हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें, लेकिन हम ये वाला तो शेयर कर ही देंगे तुम लोग के साथ, जो आज तुम लोग ये एक्सरसाइज किए हो, और बाकी तो मैंने लिखवा के ही करवाया है। और सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ और भी सम तुम लोग को होमवर्क देंगे, तुम लोग वो करके मुझे दिखाना। आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है।